Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 8th and this is our new NCERT book and this book name is Explain Society India and Beyond. Okay, now we are studying chapter number 5 and we have already complete explanation of this chapter in part 1 and part 2. So it's my request to all the viewers first will watch part 1 of this chapter and then part 2, then part 3. Okay, in part 3 we will discuss all short answers questions and long question answer of this chapters, and this video is very helpful for those students who are preparing for their exams. Okay, let us start. This is a complete revision of chapter. Okay, first we will discuss short questions with answers. Okay, क्वेश्चन नंबर 1, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जो प्रेसिडेंट है इंडिया का उसको कौन चुनता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए. जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, जो भारत का जो राष्ट्रपति है, उसको कौन निर्वाचित करता है, उसको कौन चुनता है? उसको निर्वाचित मंडल जो है, निर्वाचन मंडल होता है जिसको हम इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, वो उसके जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो कि एमपीज भी होते हैं और एमएलएज भी होते हैं. ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज में क्या आता है? ये निर्वाचन मंडल होता है. इसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं जिसको एमपीज बोला जाता है फ्रॉम बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. लोकसभा जिसको लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं. ठीक है, और एमएलए क्या होता है? एमएलए को बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. इसका शॉर्ट फॉर्म है एमएलएस. फ्रॉम ईच ऑफ इंडियन स्टेट्स, वो हर राज्य से होते हैं एमएलएस. एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली आर पौंडीचेरी. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल? जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो क्या डायरेक्टली लोगों के द्वारा जो है वो चुना जाता है? ठीक है, तो आंसर इस क्वेश्चन का, जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, जो भारत का राष्ट्रपति है, उसको जो है वो डायरेक्टली नहीं चुना जाता. मीन्स इसको जनता द्वारा सीधे, इसको जनता जो है, आम जनता जो होती है, इसको सीधे जो है वो नहीं चुनती है. ओके, इसके चुनाव जो है वो कराए जाते हैं, तो उसको निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं. ओके, नो द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली. तो प्रेसिडेंट को जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता है. व्हाट इज एन इलेक्टोरल कॉलेज? इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं निर्वाचन मंडल. ओके, निर्वाचन मंडल क्या होता है? एन इलेक्टोरल कॉलेज इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट. इलेक्टोरल कॉलेज को हिंदी में कहते हैं निर्वाचन मंडल. ये निर्वाचन मंडल जो होता है वो चुने हुए प्रतिनिधि का एक पूरा ग्रुप होता है, झुंड होता है, जो लोग प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? चुनते हैं. ओके, तो वो कौन होते हैं? MPs होते हैं from both the houses of parliament and member of legislative assembly from each of Indian states and union territories of Delhi and Puducherry. Okay. Question number 4, who are included in the presidential electoral college? तो प्रेसिडेंशियल के जो चुनाव होते हैं उसके जो निर्वाचन मंडल में कौन लोग शामिल होते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है. तो इसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा मीन्स MPs. ठीक है, और जो MPs होंगे वो लोकसभा के भी होंगे और राज्यसभा से भी होंगे. और आपको पता होना चाहिए लोकसभा क्या होता है, उसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, जिसको हिंदी में निचला सदन बोला जाता है. राज्यसभा जो होता है उसको अपर हाउस बोलते हैं, इसको हिंदी में ऊपरी सदन बोला जाता है. ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बोलते हैं. ओके, आई होप आपको ये वीडियो के जो क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से समझ आ रहे होंगे. और ये एक मेरी रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से, प्लीज आप लोग वीडियो को ना ही लाइक करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही शेयर करते हैं. सो प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट, यू विल शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, now we will see question number 5, are nominated members allowed to vote in the presidential elections? तो जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, तो इनको मनोनीत किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया क्या उनको राइट है, क्या उनको जो मनोनीत सदस्य होते हैं, क्या वो प्रेसिडेंशियल के जो इलेक्शन होते हैं, राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, क्या उन्हें उसमें वोट डालने का मतलब कि
अधिकार है, चुनने का अधिकार है? नो, नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू वोट। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जो वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? उपराष्ट्रपति हमारे देश का। तो उसको जब उसका जो चुनाव किया जाता है, उसको जो चुना जाता है, तो उसको कौन चुनता है? द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, भारत के जो राष्ट्रपति होता है, उसका जो चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदनों के जो है द्वारा चुना जाता है उसे, और मनोनीत जो सदस्य होते हैं, जिनको हम नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उससे बने जो निर्वाचन मंडल होते हैं, उनके द्वारा जो है इनको चुना जाता है। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। और एक चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जब प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट होता है ना, जब वो अपना काम नहीं कर रहा होता है, तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट काम करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट पोजीशन डज द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड इन राज्यसभा? तो क्या पोजीशन होती है वाइस प्रेसिडेंट की राज्यसभा के अंदर? जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? जो उपराष्ट्रपति होता है, ये राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है। कोई स्थिति ऐसी आ जाती है जब प्रेसिडेंट अपना फंक्शन कार्य नहीं कर पाता है, यदि ऐसी स्थिति आ जाती है जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्य को वो निर्वाह नहीं कर पाता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? उनकी जो उपराष्ट्रपति जो है वो उसकी भूमिका को निभाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वोटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट? कौन सा वोटिंग का जो सिस्टम है उससे जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है? तो वो जो वोटिंग सिस्टम होता है, जो पूरा सिस्टम है, उसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोला जाता है। उसके तहत जो होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है। ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि व्हाट इज मीन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम? तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम वेयर वोट्स कैन बी ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू वोटर प्रेफरेंसेस। ये एक ऐसा तंत्र होता है या एक ऐसी मतदान प्रणाली होती है जिसमें मतदाता जो है वो अपनी पसंद के उम्मीदवारों को क्रम से चुनता है। यदि पहली पसंद वाला उम्मीदवार जो है उसको आवश्यक मत जो है वो नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो फिर क्या होता है? वो सेकंड वाला जो प्रेफरेंस पे जो है वो उसको वोट्स जो है वो उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाता है। ओके। मतलब जैसे कि आप मॉनिटर चुना है आपको क्लास में, तो आप फर्स्ट जो लीडर हमने चूज किया है, जिसका नेम लिखा है, अगर आप उससे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मतलब उससे आप सहमत नहीं हो कि इसको मॉनिटर बनाना चाहिए, तो आपके लिए चॉइस दी जाती है, तो आप सेकंड पे ऑप्ट कर लेते हो। फिर आपको अगर सेकंड वाला जो है वो भी नहीं, आप उसको कम वोट मिल रहे हैं, तो फिर वो थर्ड प्रेफरेंस पे भी चला जाता है। तो इस तरीके से जो सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम है, तो ये जो है ये यूज किया जाता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। ओके। Why is राज्यसभा called a permanent house? राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों बोला जाता है? Because it cannot be dissolved. इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो टर्म होता है वो 6 years का होता है, और इसमें जो 2/3 आई थिंक जो मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं और न्यू मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। What is the term of राज्यसभा मेंबर? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं तो वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 6 years के लिए। और इसमें से 2/3 जो होते हैं मेंबर्स हर 2 साल में जो है वो रिटायर होते हैं, और नए जो सदस्य हैं उनको मौका मिलता है चुनाव में का सदस्य मतलब राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उनको चांस मिलता है। हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ राज्यसभा? कौन चुनता है राज्यसभा के मेंबर्स को? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मींस जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो जो है राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द राज्यसभा? तो कितने मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा के अंदर? दैट इज 12 मेंबर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, हु आर एमपीज? एमपीज कौन होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है इसको। हु रिप्रेजेंट पीपल एट द नेशनल लेवल? जो लोगों को क्या करता है, जो लोगों का जो प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि जो लोगों का प्रतिनिधि होता है, तो वो राष्ट्रीय स्तर पे चुना जाता है। ओके। एमएलए कौन होता है? एमएलए आर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हु रिप्रेजेंट पीपल एट द स्टेट लेवल। लोग इसको जो है राज्य स्तर पे चुनते हैं एमएलए को। ओके। व्हाट इज जनरल इलेक्शंस? क्या होता है? जनरल इलेक्शंस को हम आम चुनाव बोल देते हैं, जो साधारण से चुनाव होते हैं। इलेक्शन टू हेल्प टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, और जनरल इलेक्शंस जो है मोस्टली लोकसभा के इलेक्शंस जो है वो जो होते हैं वो जनरल इलेक्शंस कराए जाते हैं। इसमें क्या होता है, लोग जो है इलेक्टेड मेंबर्स को, जिस भी आप व्यक्ति को आप चुनना चाहते हैं, जिस भी व्यक्ति को आप पसंद करते हैं, तो उसको आप वोट देते हैं। ठीक है।
इस तरीके से लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। What does majority means इन इलेक्शंस? मेजोरिटी का मतलब क्या होता है इलेक्शंस के अंदर? कोई भी चुनाव होता है तो मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? विनिंग मोर देन हाफ ऑफ द टोटल सीट्स। इसका मतलब होता है कि कोई भी पार्टी हो सकती है, राजनीतिक पार्टी हो सकती है, या फिर वो कोई गठबंधन या सरकार हो सकती है। जैसे दो से ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो आपस में एक गठबंधन या सरकार फॉर्म कर लेती हैं। तो जब उनकी जो सीट्स होती हैं वो हाफ से ज्यादा गेन कर लेती हैं, उसको हम कहते हैं मेजोरिटी। ओके, व्हाट इज अ कोalition गवर्नमेंट? कोalition गवर्नमेंट क्या होता है? ए गवर्नमेंट फॉर्म बाय टू और मोर पार्टीज टुगेदर। जब कोalition गवर्नमेंट का हिंदी में बोलते हैं गठबंधन सरकार, ये तब फॉर्म होती है जब दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलके एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कोalition गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। ओके, गठबंधन सरकार बना लेती है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, और इसमें हर व्यक्ति को जो है, जो व्यक्ति 18 साल से ज्यादा है या उसकी एज 18 है, तो हर व्यक्ति को जो है वोट डालने का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे ना पढ़ा लिखा हो, और चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, तो उसमें हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होता है। ऐसा व्यक्ति जो 18 साल का है या 18 साल से, मतलब 18 साल का है और 18 साल से ज्यादा है। ओके, व्हाट इज द मिनिमम एज टू वोट इन इंडिया? भारत देश के अंदर कम से कम जो एज जो डिसाइड की गई है कि इस साल इतने साल का व्यक्ति जो है वो वोट डाल सकता है, वो 18 ईयर्स है। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि जो पहले जो थी जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे वोटिंग डालने की जो एज थी आई थिंक 21 थी उस टाइम पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज एन ईवीएम? ईवीएम क्या होता है? ईवीएम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका यूज किया जाता है वोट्स डालने के लिए। ओके, व्हाट डज वीवीपैट स्टैंड फॉर? वीवीपैट क्या होता है? वीवीपैट जो है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसको बोला जाता है वीवीपैट को। ओके, वाई इज वीवीपैट इम्पोर्टेंट? वीवीपैट क्यों इम्पोर्टेंट है? वीवीपैट एक ऐसी प्रणाली होती है जो कागज की पर्ची बनाती है। इससे मतदाता देख सकता है कि उसका वोट सही डाला है या नहीं डाला है। ये कागज की पर्ची बनाने का काम करती है, और जरूरत जब पड़ती है तो ये वोटों की जांच भी करती है और उसकी काउंटिंग भी करती है, पुनर्गणना करती है। उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। ओके, इट अलाउज वोटर्स टू वेरीफाई देयर वोट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता जो होती है, इसका पालन किया जाता है स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जब चुनाव को सुनिश्चित कराने के लिए। जब चुनाव कराए जाते हैं तो उसको सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव को कराने के, स्वतंत्र तरीके से कराने के लिए इसको लागू किया जाता है। ओके, एंड इट इज इन्फोर्सेस बाय, और इसको कौन लागू करता है? दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? क्वेश्चन ये है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इसमें कुछ नियम दिए जाते हैं। ओके, और जो कि राजनीतिक पार्टी होती है जिसको चुनाव के दौरान इन नियमों को फॉलो करना पड़ता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हु इन्फोर्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? तो इसको कौन लागू करता है, इन्फोर्स कौन करता है? दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा जो चुनाव आयोग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? जो हमारा चुनाव आयोग है हमारे जो भारत देश का, वो क्या है? ये एक स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो है ये संस्था है जो कि चुनाव का आयोजन करती है। ओके, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? इलेक्शन कमीशन जो है भारत देश का, उसकी स्थापना कब की गई थी? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाई इज वोटिंग कॉल्ड अ रिस्पांसिबिलिटी? जो वोटिंग है उसको एक जिम्मेदारी की क्यों बताई गई है? वोटिंग को जिम्मेदारी क्यों बताई गई है? क्योंकि बिकॉज सिटीजन मस्ट वोट वाइजली फॉर डेमोक्रेसी टू फंक्शन वेल। क्योंकि जो भी नागरिक जो है, जिस भी व्यक्ति को मतदान मतलब वोट दे रहा है, तो वो ही जो है हमारी सरकार को रन करेगी। ठीक है, और इसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो जिस भी हम लीडर को चूज कर रहे हैं ना, तो जिसको भी आप वोट कास्ट करेंगे, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि ये लीडर जो है हमारे देश में अगर फंक्शन करेगा तो ये किस तरीके से हमारे देश के लिए काम करेगा। तो ये चीजें जो है ये लोकतांत्रिक भावना को पैदा करती है किसी भी नागरिक के अंदर। ओके, व्हाट इज मीन्ड बाय वोटर अवेयरनेस? वोटर अवेयरनेस क्या होता है कि जो भी आप वोट डाल रहे हैं
तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए, आप जागरूक होने चाहिए कि आपको कैसे व्यक्ति को वोट देना है। ओके, नॉलेज अबाउट वोटिंग राइट्स एंड ड्यूटीज, और आपके क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं, इनके बारे में भी, अधिकार और आपके कर्तव्य जो होते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वोटर अवेयरनेस। व्हाट डज द सीक्रेट बैलेट मीन? सीक्रेट बैलेट क्या होता है? जो गुप्त तरीके से मतदान, वोट डालने की जो प्रक्रिया है। नो वन नोस हुम अ वोटर हैज वोटेड फॉर। तो जब आप किसी को वोट डालते हैं तो किसी को नहीं पता होता कि आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, नेम वन चैलेंज टू इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। क्या चुनौती है भारत जैसे देश के लिए जो चुनाव प्रक्रिया का जो पूरा तंत्र जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इलेक्शन। कई बार क्या होता है, लोग पैसे देके वोट खरीद लेते हैं तो उस पैसे का मिसयूज करते हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है जब भी इलेक्शन कमीशन चुनाव को आयोजित कराता है, तो इस चीज को जो है सब इस चीज पे बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है कि इस तरीके का जो है कोई भी पावर यूज नहीं करेगा, मनी की पावर का कोई भी यूज नहीं होना चाहिए चुनाव प्रक्रिया के अंदर, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाई इलेक्शंस इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी? जो चुनाव है वो लोकतंत्र के अंदर क्यों जो है वो जरूरी है? दे अलाउ पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि जो इलेक्शंस हैं वो लोगों, जो जिस प्रतिनिधि को लोग चुन रहे होते हैं वो उनको अधिकार होता है चुनने का। दे अलाउ पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, हर व्यक्ति को अधिकार है अपने अपने प्रतिनिधि को चुनने का, इसीलिए इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी के अंदर बहुत जरूरी है। ओके, हु बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर? तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा। लोकसभा का जो लीडर होता है, जो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है, जो पार्टी जीत जाती है बहुमत, मतलब पॉलिटिकल पार्टी मोर देन हाफ ऑफ द वोट वो जीत जाती है, तो वो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का लोकसभा के अंदर, उसी को वही जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। क्वेश्चन नंबर 35, हु बिकम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट? चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट का कैसे चुना जाता है, कौन बनता है? द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट असेंबली। जो लीडर, जिस लीडर को स्टेट असेंबली के अंदर, मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है ना स्टेट असेंबली के अंदर, उसको हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, वही चीफ मिनिस्टर बनता है। जो लीडर होता है, नेता होता है स्टेट असेंबली का, उसको चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट असेंबली, दैट इज कॉल्ड चीफ मिनिस्टर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अभी जो है हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल? जो राष्ट्रपति है भारत देश का, उसको डायरेक्टली जो है वो लोगों द्वारा क्यों नहीं चुना जाता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल बिकॉज द प्रेसिडेंट इज अ सेरेमोनियल हेड एंड डज नॉट एक्सरसाइज रियल एग्जीक्यूटिव पावर। क्योंकि ये सेरेमोनियल हेड है, मुखिया है, और ये जो है रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो इसके हाथ में नहीं होती है कि ये कानून को क्या करेगा, इन्फोर्स करेगा। ठीक है, कानून को बनाना। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन कुड गिव द इंप्रेशन दैट द प्रेसिडेंट हैज ग्रेटर अथॉरिटी देन द प्राइम मिनिस्टर्स। और जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उसमें ये इंप्रेशन होता है कि प्रेसिडेंट के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा। Okay, therefore the constitution provides for an indirect election through elected representative to maintain a balance between the center and state and preserve the parliamentary system. तो हमारा जो संविधान है उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन की, अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया है, जो प्रतिनिधि चुनते हैं उसको और एक जो है सामंजस्य बिठाते हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में, और इस तरीके से जो है हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो संरक्षित होती है। ओके, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर एन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल कॉलेज का क्या कंपोजिशन है, मतलब इसमें कौन कौन सी क्या क्या चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, क्या कंपोजिशंस हैं जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव होता है। इलेक्टोरल जो कॉलेज जो है इसको हिंदी में बोलते हैं निर्वाचन मंडल। ओके, इस ये जो है प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन कराया जाता है तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, इसमें जो है इलेक्टेड मेंबर लोकसभा के होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एमपीज, और इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सॉरी इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं ये एमपीज और एमएलए दोनों आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो इलेक्टेड मेंबर होंगे एमपीज होंगे, जो लोकसभा के भी होंगे वो राज्यसभा के भी होंगे। ओके, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है इसमें चुने हुए मेंबर्स सदस्य होंगे। ओके, तो ऐसे व्यक्तियों को इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर शामिल किया जाता है। ओके,
नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं पार्लियामेंट के, संसद के और विधान जो परिषद है उसके, वो जो है इसमें इन शामिल नहीं किए जाते। दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि इनको लोगों द्वारा नहीं चुना जाता है। ओके, Why are nominated members not allowed to vote in the presidential elections? Nominated members को क्यों जो है अनुमति नहीं है कि वो वोट डाल सके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर? क्योंकि दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल। इनको नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं, मनोनीत सदस्य जो होते हैं, इनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा नहीं चुना जाता है। द प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्टेड ओनली बाय रिप्रेजेंटेटिव चूजन बाय द पीपल। और जो प्रेसिडेंट होता है उसको चुना जाता है प्रतिनिधियों द्वारा जिसको लोगों ने चुना है। Hence, nominated members are excluded to ensure democratic legitimacy। और जो nominated members होते हैं उनको उसमें से हटा दिया जाता है, क्योंकि ये जो है लोकतांत्रिक जो वैधता है उसमें वर्क नहीं करते हैं, लोग उस चीज के ऊपर इंश्योर नहीं करते हैं। इलेक्शन प्रोसेस क्या है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का? वाइस प्रेसिडेंट जो है भारत देश का, इसको इलेक्टोरल कॉलेज जो है मतलब निर्वाचन मंडल जो है उसके सदस्य जो है इसको चुनते हैं, जिसमें कि नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डू नॉट पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट नहीं करती, वो पार्टिसिपेट करती है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। ओके, द इलेक्शन फॉलो द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट। और ये जो इलेक्शन जो होते हैं इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है ये वाला सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसमें सिंगल ट्रांसफर वोट बोला जाता है। सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम आपको पता होगा, ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि रैंकिंग की जाती है, जिसको ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं और वो उस व्यक्ति को कम मिले फर्स्ट प्रेफरेंस वाले को, फिर दूसरे वाले पे आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको दूसरा लीडर है उसको भी आप नहीं पसंद है तो तीसरे पे जा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम। ओके, व्हाट रोल डज द वाइस प्रेसिडेंट प्ले इन द राज्यसभा? तो ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है बार बार? हाँ, इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा में जो है उसकी क्या भूमिका होती है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ये जो है सभापति होता है राज्यसभा का, एंड ही और शी प्रिसाइड्स ओवर इट्स मीटिंग्स, मेंटेन डिसिप्लिन्स। और जो मीटिंग्स होती है उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, एंड इंश्योर स्मूथ कंडक्ट प्रोसीडिंग्स। और जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको सही तरीके से उसका आयोजन किया जाता है। व्हाट इज द सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम? जैसे कि मैंने अभी भी बताया था आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम जो है इसको हिंदी में बोला जाता है एकल स्थानीय प्रणाली बोला जाता है इसको। ठीक है, ओके। सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम एक मेथड है वोटिंग का, जिसमें वोटर्स को रैंक किया जाता है कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस के बेसिस पे। आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे, सेकंड प्रेफरेंस किसको दोगे, आप थर्ड, इस तरीके से जो है उसको जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको रैंकिंग दी जाती है प्रेफरेंस के बेस पे। इफ अ कैंडिडेट डज नॉट सिक्योर द रिक्वायर्ड वोट्स, अगर कोई कैंडिडेट है उसको रिक्वायर्ड वोट्स जितने चाहिए थे उतने नहीं मिले हैं, तो फिर द वोटर इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रेफर कैंडिडेट। तो जो दूसरा कैंडिडेट है उसकी तरफ जो है वोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। दिस सिस्टम इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन, रिड्यूस वेस्ट ऑफ वोट्स। और इससे क्या होता है, फेयर निष्पक्ष तरीके से जो है हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं और वोट्स भी जो है वो भी वेस्ट नहीं होते हैं। Why is a single transfer vote system used in presidential and vice presidential elections? जो सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम जो है इसको प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल मीन्स जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसमें यही प्रणाली को यूज किया जाता है। दिस सिस्टम इंश्योर्स दैट द इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैज ब्रॉड सपोर्ट। इट आल्सो इंश्योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करता है ये, एंड फेयरनेस निष्पक्ष तरीके से, स्पेशली व्हेन मल्टीपल कैंडिडेट्स कंटेस्ट इलेक्शन। जब मल्टीपल कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स एक साथ चुनाव लड़ रहे होते हैं तो उसमें जो है निष्पक्ष तरीके से जो है ये कैंडिडेट्स को इसमें प्रेफरेंस दी जाती है। Why is the राज्यसभा कॉल्ड अ परमानेंट हाउस? राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों बोला जाता है? परमानेंट मीन्स जो स्थायी सदन होता है। सॉरी, राज्यसभा इज कॉल्ड अ परमानेंट हाउस बिकॉज इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। राज्यसभा को जो है परमानेंट हाउस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। सॉरी, मैंने आपको आगे शायद 2/3 बता दिया है, तो प्लीज सॉरी फॉर दैट।
1/3 मेंबर्स जो हैं वो हर 2 साल पे रिटायर होते हैं, while न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड इंश्योरिंग कंटिन्यूटी, और जो नए मेंबर्स इसमें चुने जाते हैं वो कंटिन्यूटी को मेंटेन करते रहते हैं, ठीक है। हाउ आर मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड, और मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के वो किस तरीके से चुने जाते हैं। राज्यसभा मेंबर्स इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, भी जो है राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं इनको विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं और इनडायरेक्टली तरीके से चुनते हैं, और यूजिंग द सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम का यूज किया जाता है इसमें। एडिशनली द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स करता है 12 मेंबर्स को इसमें फॉर द कंट्रीब्यूशन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। इन फील्ड से जो है जिन लोगों का इनका कंट्रीब्यूशन होता है आर्ट में, कला में, या साहित्य में, या विज्ञान में, या सामाजिक सेवा में, तो वो मेंबर्स जो हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स करता है, उसमें से प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स को। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा में क्या अंतर है आपको ये बताना है। लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी डिसॉल्व इट, ठीक है। लोकसभा जो है इसके जो प्रतिनिधि होते हैं उनको लोगों द्वारा चुना जाता है और ये कभी भी भंग हो सकती है। इट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, ये लोगों के प्रतिनिधियों को रिप्रेजेंट करती है। द राज्यसभा इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है और ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, राज्य को, एंड इज परमानेंट बॉडी, और ये जो है ये स्थायी सदन है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एमपी एंड एमएलए। एमपी की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रिप्रेजेंट करती है ये लोगों को नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पे पार्लियामेंट, संसद में, और जबकि एमएलए जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है जो कि रिप्रेजेंट करती है लोगों को राज्य स्तर पे इन स्टेट असेंबली, ठीक है, जो राज्य की सभा होती है उसमें। व्हाट आर जनरल इलेक्शंस, क्या होते हैं जनरल इलेक्शंस जो है ये आम चुनाव होते हैं। जनरल इलेक्शंस आर इलेक्शंस हेल्ड अक्रॉस द कंट्री टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ लोकसभा। जनरल इलेक्शंस जो है ये इलेक्शंस कंट्री में आयोजित किए जाते हैं जिससे कि लोकसभा के मेंबर को चुना जा सके, एंड दे आर यूजुअली हेल्ड एवरी 5 years, और ये हर 5 साल के टर्म्स पे जो ये इलेक्शंस लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, और अर्लियर भी हो जाते हैं इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है तो। ओके, व्हाट इज मीन बाय मेजोरिटी इन इलेक्शंस। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है चुनाव के अंदर, मतलब जिसको मोर देन जो है वो हाफ से ज्यादा वोट मिल जाते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो दैट इज कॉल्ड मेजोरिटी, वो पार्टी जीत जाती है। ए मेजोरिटी मींस विनिंग मोर देन हाफ ऑफ द टोटल सीट्स इन लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर। ओके, जिस भी पार्टी को टोटल सीट्स जो है वो मोर देन हाफ मिल जाते हैं इस बॉडी के अंदर, ए पार्टी और कोएलिशन, या हो सकता है 2 या 3 पार्टी मिलकर एक गठबंधन सरकार बना रही हो जिसमें मेजोरिटी पार्टी जो है वो फॉर्म कर लेती है गवर्नमेंट को। ओके, What is coalitional government? Coalitional government is formed when no single party secures a majority. जब कोई भी एक सिंगल पार्टी होती है, जब उसको मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, जब वो सीट जो है वो आधे से ज्यादा नहीं प्राप्त कर पाती है, तब 2 या उससे ज्यादा पार्टी एक साथ आती हैं और एक गठबंधन सरकार बनाते हैं, उसको कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। एक्सप्लेन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इन इंडिया। भारत देश के अंदर जो सार्वभौमिक बेसिक मताधिकार है वो क्या है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एज्ड 18 years और हैज राइट टू वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रीजन, जेंडर, एजुकेशन और इनकम। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब ये है भारत देश का हर वो नागरिक जो 18 साल का है या 18 साल से ज्यादा है उसको वोट डालने का अधिकार है, और जो वो वोट डाल रहा है वो चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा हो, इलिटरेट हो, चाहे वो उसके अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। ओके, सबको वोट डालने का अधिकार है। वाई वॉज द वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18 years। तो जो वोटिंग की एज जो थी, मैंने जैसे कि आपको बताया भी था पहले कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे वोटिंग एज जो थी वो 21 थी, फिर बाद में जाके वोटिंग एज को जो है रिड्यूस कर दिया गया, 18 years कर दिया गया। तो ये इससे क्या होता है, इससे क्या हुआ था, तो वोटिंग एज वॉज रिड्यूस टू इनकरेज यूथ पार्टिसिपेशन। इससे क्या हुआ, जो हमारे यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, उसको एक उसके अंदर भी एक प्रोत्साहन, उसके अंदर भी एक मोटिवेशन आया डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट करने का, लोकतंत्र के अंदर, एंड टू इंक्लूड यंग सिटीजन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और जो हमारे यंग जनरेशन है वो भी जो है हमारे भारत देश के जो इस तरीके के जो निर्णय है उसमें भी उनको भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मौका मिले। ओके,
क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज एन ईवीएम। ईवीएम क्या होता है? मेंशन इट एडवांटेजेस। ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इज यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट्स इलेक्ट्रॉनिकली, जो कि क्या करती है? वोट्स को रिकॉर्ड करती है मशीन के द्वारा। एंड इट इज फास्ट रिड्यूस एरर, प्रिवेंट्स इनवैलिड वोट्स एंड सेव्स पेपर। और ये क्या करती है? जो बहुत फास्ट वर्क करती है, कोई भी एरर नहीं करती है, और जो इनवैलिड वोट्स होते हैं उनको रोकती है, और पेपर की भी बचत करती है। ओके, व्हाट इज वीवीपैट एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? वीवीपैट क्या होता है? वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, अलाउस वोटर टू वेरीफाई दैट द वोट हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड। और जो वीवीपैट होता है ये वोटर्स को, ये एक ऐसी प्रणाली है जो कागज की पर्ची बनाती है, और इससे मतदाता देख सकता है कि उसका वोट सही डला है या नहीं। यह कागज की जो पर्ची होती है बनाने का काम करती है, और जरूरत पड़ने पर वोटों की जांच और पुनर्गणना में भी क्या करती है? हेल्प करती है। ओके, ट्रांसपेरेंसी लाती है, मतलब जहां पे भी चुनाव हो रहा है तो उसमें पारदर्शिता होती है। ठीक है, वोटर्स टू अलाउ वेरीफाई दैट द वोट हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड किए जाएं। इट्स इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाती है ये, एंड ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल सिस्टम, और इस तरीके से जो इलेक्टोरल सिस्टम उस पर विश्वास किया जा सकता है। ओके, व्हाट इज अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? ये आचार संहिता जो है, इसको बोलते हैं आदर्श आचार संहिता। ये इसका पालन जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जब चुनाव को सुनिश्चित कराने के लिए किया जाता है। ओके, इसमें क्या होता है? जो नेता होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनके लिए उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस चीज के बारे में बताया जाता है, जिससे कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से जो है वो स्वतंत्र तरीके से कराया जा सके। Okay, the model code of conduct is a set of rules that political parties and candidates must follow during election to ensure free and fair elections. सत्ता में जो बैठी है पार्टी, उसको कुछ नियमों का पालन करना होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार के संसाधन जो है वो चुनाव प्रचार में इस्तेमाल ना हो, और जिससे कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से आयोजित की जाए। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब आपको बताना है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको हिंदी में आदर्श आचार संहिता बोला गया है, तो इसके कुछ तत्व हैं, मतलब इसके कुछ रूल्स हैं इसके अंदर। तो वो क्या क्या रूल्स हैं वो हम रूल्स समझने वाले हैं। गवर्नमेंट रिसोर्सेस मस्ट नॉट बी यूज फॉर कंपेनिंग। इसमें पहली चीज ये बताइए कि जो गवर्नमेंट के संसाधन है उसको आप जहां पे भी आप कंपेनिंग कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, वहां उन संसाधनों को यूज नहीं करेंगे। नो गिफ्ट्स और ब्राइब्स आर अलाउड टू इन्फ्लुएंस वोटर्स। जो वोटर्स हैं आप उनको अपनी तरफ से कोई रिश्वत या कोई गिफ्ट्स नहीं देंगे। ओके, कैंडिडेट मस्ट मेंटेन पीसफुल कंडक्ट, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं और वो शांतिपूर्ण जो है इस प्रक्रिया को आयोजन कराएंगे, ये बोला गया है। व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? जो हमारा जो निर्वाचन आयोग है, सॉरी निर्वाचन आयोग नहीं, चुनाव आयोग। ओके सॉरी, चुनाव आयोग जो है हमारे भारत देश का, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये क्या है? हमारे जो चुनाव, देश में चुनाव की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराती है। प्रिपेयर्स वोटर लिस्ट, वोटर की एक पूरी सूची तैयार की जाती है। एंड इन्फोर्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इस तरीके से आदर्श संहिता के कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। एंड अनाउंस इलेक्शन रिजल्ट्स, और फिर इस तरीके से चुनाव आयोजन कराए जाते हैं, और फिर रिजल्ट को घोषित कराता है। ठीक है, नतीजों को बताता है। तो ये सब जो है ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950 के अंदर। ओके, व्हाई इज वोटर अवेयरनेस इंपॉर्टेंट? जो वोटर हैं उनको जागरूक होना उनके लिए बहुत उनके अंदर जागरूकता की भावना क्यों होनी चाहिए, ये बोला गया है। वो जो वोटर्स होते हैं उनके अंदर जागरूक की भावना होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो वो इसलिए जरूरी है कि वोटर अवेयरनेस जो है वो हेल्प करते हैं नागरिक को कि इन्फॉर्म डिसीजंस, वो सही, उनको पता होना चाहिए हम जिस भी वोटर को वोट कास्ट कर रहे हैं तो वो कैसा लीडर है, पता होना चाहिए। और निर्णय इस तरीके से आप सही निर्णय ले सके, जब आप वोट डाल रहे हैं एक सही व्यक्ति को वोट दे सके। इनकिस पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है इसमें भागीदारी रहे वोट मतदान डालने के लिए। एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, इससे क्या होता है हमारी जो लोकतंत्र है, हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत होता है, हमारा भारत देश का।
वो चैलेंजेस डस इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम फेस टुडे, क्या चुनौतियां हैं, क्या परेशानी है जो आज भारत देश का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो आज उसको फेस कर रहा है। चैलेंजेस इंक्लूड द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल्स पावर। कई बार क्या होता है, चुनाव की जो प्रोसेस होता है उसमें लोग पैसे की पावर को ज्यादा शो कर देते हैं, उसका गलत मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाता है, कई बार वोटर अपेथी हो जाती है। एंड मिसयूज ऑफ मीडिया, मीडिया जो है वो अपना मिसयूज भी करती है, मीडिया का भी मिसयूज किया जाता है, कई बार रिश्वत देके वोट्स खरीद लिए जाते हैं। तो इससे जो है इस तरीके की जो चुनौतियां हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एक इलेक्टोरल सिस्टम को जब वो चुनाव कराते हैं उनके सामने। वाई आर इलेक्शंस इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी? भारत जैसे देश के अंदर जो है चुनाव कराना क्यों जरूरी है? इलेक्शंस अलाउ पीपल टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स। चुनाव कराते हैं तो हर व्यक्ति को जो है अपने प्रतिनिधि को चुनने का पूरा अधिकार होता है। होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल, तो उन्हें किस तरीके से होल्ड करना है, मत करना किस तरीके से करनी है। और पीसफुली चेंज गवर्नमेंट्स, शांतिपूर्ण बनाए रखे वो सरकार। मेकिंग डेमोक्रेसी इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। इस तरीके से जो हमारे भारत देश की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो प्रभावी और अर्थपूर्ण होती है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और प्लीज़ वंस अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरे चैनल पे आपको क्लास 6 सोशल साइंस की वीडियोस भी मिलेंगी और क्लास 6 की साइंस की वीडियोस भी मिलेंगी। और क्लास 8 की तो मैं अभी बना ही रही हूँ, ठीक है। और अभी जो है हमारा इस बुक का जो है क्लास 8 की बुक जो है एक्सपीरियंस सोसाइटी इंडियन बियॉन्ड का सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, इसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगी। ओके, उसके बाद में आपको जो बच्चे 7th क्लास में हैं तो उनके लिए जो है मैं उसके बाद 7th क्लास के सोशल साइंस जो है उसको स्टार्ट करूंगी। थैंक यू।